हम देख रहे थे कि अडल्ट्स के अंदर पार्कलैंड फार्मूला यूज होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड रिक्वायरमेंट। इसी तरह जो बच्चे थे उनके अंदर मॉडिफाइड पार्कलैंड फार्मूला यूज होता है। इसके अलावा भी कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास जो कि इतने ज्यादा यूज नहीं होते। जिस तरह आपको रूल ऑफ नाइन कैलकुलेट करना आना चाहिए और बाकी जो रूल्स मैंने आपको बताया उनके जस्ट नाम आने चाहिए। इसी तरह जो पार्कलैंड फार्मूला है वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए और बाकी जो फार्मूलाज हैं इनके जस्ट नेम आने चाहिए। अब पार्कलैंड फार्मूला से भी फ्लूइड कैलकुलेट हो सकता है। और कौन कौन से फार्मूले हैं? एक हमारे पास होता है ब्रूक फार्मूला। इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लेवल की नहीं है। इसी तरह एमसीक्यू आ सकता है कि बच्चों के अंदर आप मॉडिफाइड पार्कलैंड फार्मूला से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन के अंदर उसने मॉडिफाइड पार्कलैंड फार्मूला नहीं दिया हुआ तो बच्चों के अंदर ग्लेविस्टन फार्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्लेविस्टन फार्मूला इज आल्सो अ पीडियाट्रिक फार्मूला। तो ये आपको आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फ्लूइड्स हैं एक बर्न का बंदा है उसके अंदर हम दे सकते हैं। अब आपको बताया कि फ्लूइड की जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नॉर्मल सलाइन होता है, क्रिस्टलाइड होते हैं, कोलाइड फ्लूइड होते हैं। ये हम जब इंशाल्लाह फ्लूइड थेरेपी डिटेल में डिस्कस करेंगे तब ये सारी टाइप्स हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइड अगर हम यूज करें बर्न के पेशेंट में तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या उसके नुकसान हैं। जो हमारे पास क्रिस्टलाइड होते हैं इनकी जो ओस्मोलैरिटी होती है ना वो प्लाज्मा की जैसी होती है। ठीक हो गया। और क्रिस्टलाइड फ्लूइड की एग्जांपल इज रिंगर लैक्टेट और हार्टमैन सॉल्यूशन। अब मॉडिफाइड फार्मूला पार्कलैंड फार्मूला से आपने कैलकुलेट कर लिया बर्न। टोटल बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 4 ml आ गया आपके पास वॉल्यूम। अब उसमें से 50% आपने पहले 8 घंटे में दे देना है। बाकी जो 50% फ्लूइड है वो आपने अगले 16 घंटे में देना है। अब क्रिस्टलाइड जो फ्लूइड्स आप देंगे उनका ड्रॉबैक है कि ये टिश्यू एडिमा काज करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोलाइड्स हैं, क्रिस्टलाइड्स हैं, इनके जो एडिमा करवाने की टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। तो ये हम इंशाल्लाह जब फ्लूइड थेरेपी डिटेल में डिस्कस करेंगे तब ये चीजें डिस्कस करेंगे। अभी आप जस्ट ये याद रखेंगे अगर इन केस ऑफ बर्न हम क्रिस्टलाइड फ्लूइड यूज करते हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या है कि टिश्यू एडिमा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गए हाइपरटोनिक सलाइन। अब जो हाइपरटोनिक सलाइन होते हैं तो उनका क्या बेनिफिट है कि वो लेस टिश्यू एडिमा काज करवाते हैं और इसी तरह वो स्कार के फॉर्मेशन को भी डिक्रीज करवाते हैं। लेकिन इनका एक इफेक्ट है क्या कि ये जो है ना वो हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया करवा देते हैं। क्यों? तो ये जो हाइपर ओस्मोलर सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर हमारे पास सोडियम की परसेंटेज ज्यादा होती है। जब सोडियम उनके अंदर ज्यादा होता है तो हाइपरटोनिक सेलाइन इट मींस ऑलमोस्ट 18%, 1.8% जो नॉर्मल सलाइन हमारे पास होता है वो होता है हाइपरटोनिक सलाइन। तो वो हाइपरनेट्रीमिया काज करवा देता है। अब इसी तरह अगर हम कोलाइड सॉल्यूशन देते हैं जिसमें ह्यूमन एल्ब्यूमिन आती है या एफएफपी मींस फ्रेश फ्लोरेंट प्लाज्मा, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जब भी कोई भी फ्लूइड थेरेपी आप करते हैं तो उसके अंदर आप क्या चीज मॉनिटर करते हैं? यूरिन आउटपुट। अब ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग फ्लूइड थेरेपी यूरिन आउटपुट आप मॉनिटर करते हैं। और आइडियल यूरिन आउटपुट कितनी होती है ये बात आपको आनी चाहिए। दिस इज एमसीक्यू। 0.5 ml टू 1 ml पर केजी बॉडी वेट पर आवर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 70 केजी का एक बंदा है तो उसकी नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितनी होनी चाहिए पर केजी? 1 ml। 70 केजी है तो 70 ml पर और जो है ना उसकी यूरिन आउटपुट होनी चाहिए। ये चीज एमसीयू में पूछी जाती है, वाइवा में आपसे पूछते हैं। अगर हम किस तरह देखेंगे कि इस बंदे को जो है ना वो एडिक्वेट फ्लूइड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक बंदा आपके पास बर्न का आया हाइपोवोलेमिक शॉक का। अब आपने उसको फ्लूइड देना स्टार्ट कर दिया। अब आप इस चीज को मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि इसको जो है ना वो फ्लूइड की अमाउंट सही मिल रही है या नहीं मिल रही। तो किस तरह मॉनिटर करेंगे? उसकी यूरिन आउटपुट से। अगर उसकी यूरिन आउटपुट 1 ml पर केजी पर और आ रही है तो इट मीन्स कि आप जो उसको फ्लूइड दे रहे हैं वो एडिक्वेट है। अगर इतनी नहीं आ रही उसकी फ्लूइड की जो है ना अमाउंट अगर कम है तो यूरिन आउटपुट कम होगी तो इट मीन्स कि आपको फ्लूइड की अमाउंट इंक्रीज करने की जरूरत है। तो यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द
यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द फ्लूइड थेरेपी। ये फ्लूइड थेरेपी आप सही करें या नहीं करें, तो यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट इंडिकेटर। दिस इज आल्सो एमसीक्यूज पॉइंट। अब नेक्स्ट, यहां तक मुझे बताएं, आपको सारी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू, कि एक बंदे को मैनेज आप किस तरह करेंगे, बर्न का पेशेंट है उसको मैनेज किस तरह करेंगे। सोसाइटी भी आपसे ये डिजर्व करती है कि एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह पे हैं, उधर कोई इंजरी हो गई है बर्न की, तो किस तरह उसको ट्रीट करेंगे, ये आपको भी आना चाहिए, हर बंदे को आना चाहिए जो मेडिकल स्टूडेंट है। सबसे पहले इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, इनिशियल मैनेजमेंट में कि उस बंदे के सबसे पहले आपने क्लोथिंग रिमूव करनी है। ठीक हो गया। जब क्लोथ आपने रिमूव कर दिए, तो उसके बाद जो हमारे पास हीट वाला एरिया है जहाँ पे वूंड बना है, उधर आपने वाटर जो है ना वो रनिंग करनी है फॉर 20 मिनट्स। और इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ज्यादा कूल वाटर से आपने नहीं करनी। और उसके बाद क्या करेंगे कि अगर उस पार्ट के ऊपर कोई डस्ट है, कोई मड है, तो उसको रिमूव करें। और इमोप्रोफाइलैक्सिस में टेटनस टोक्साइड और एंटीबायोटिक्स देंगे। और लोकली एंटीसेप्टिक जो ट्यूब्स होती हैं वो यूज करेंगे। और जो बर्न इंजरी हुई है उसकी ड्रेसिंग करेंगे। अब ड्रेसिंग डिफरेंट मेथड्स होते हैं ड्रेसिंग के, ये आगे हम देखते हैं। इसी तरह अगर उस बंदे को सीवियर पेन है, तो पेन के लिए आप पेन किलर दे सकते हैं। तो ये है हमारे पास इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ बर्न। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि बहुत ज्यादा बर्न हो गया, तो उसको आपने किस तरह ट्रीट करना है। देन वी विल फॉलो एटीएलएस, एडवांस ट्रोमेटिक लाइफ सपोर्ट। एटीएलएस ये होता है। एटीएलएस गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि आप इन चीजों को जो है ना वो मैनेज करें। इसको हम ABCDE भी कहते हैं। तो सबसे पहले ए से एयरवे कंट्रोल, सबसे पहले उसकी एयरवे को कंट्रोल करें। देन ब्रीथिंग, देन सर्कुलेशन, देन डिसएबिलिटी, देखेंगे उसको कोई न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उसका देखेंगे। देन एक्सपोजर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब बर्न का पेशेंट है, उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी रेगुलेट नहीं कर पा रही होगी, तो उसको आपने, अगर वो कूल प्लेस पे है, तो उधर कोशिश करें कि आप हीटर चला दें, या उसका जो उस बंदे को कवर करें ताकि उसकी बॉडी से हीट लॉस ना हो। तो एक्सपोजर विद इन्वायरमेंटल कंट्रोल ये मेन है। फ्लूइड रिसेसिटेशन, तो ये हमारे पास है इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो इमरजेंसी के अंदर अगर बर्न का पेशेंट आ जाए, तो सबसे पहले आपने ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब एयरवे को किस तरह मैनेज करेंगे। अब एक बंदा है, उसका जो बर्न हो गया, बर्न हुआ, तो सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है बर्न का, कि जो लेरिंक्स है ना उसका एडीमा हो सकता है। जब लेरिंक्स का एडीमा हो गया, तो उसकी वजह से बंदे की जो है ना वो डेथ हो सकती है। तो अगर हमारे पास ऐसा बंदा है जिसका एयरवे डैमेज है, तो सबसे पहले आप एयरवे को सिक्योर करेंगे। एयरवे को किस तरह सिक्योर करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब से। एंडोट्रेकियल ट्यूब आप पास करेंगे। एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करेंगे ताकि लेरिंगियल अगर एडिमा हो भी रहा है तो वो डैमेज रहे। उसके अलावा अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब आपने नहीं पास करनी, डिफिकल्टी आ रही है इंटूबेशन में, तो आप क्रिकोथायरोडक्टमी कर सकते हैं। आप ENT के अंदर पढ़ के हैं, बट डिफरेंट मेथड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब एक मेथड है, अगर वो नहीं सक्सेसफुल तो आप क्रिकोथायरोडक्टमी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक बर्न की क्या केयर है। अब पहले हमने देखी इनिशियल मैनेजमेंट, देन हमने देखी इमरजेंसी। इमरजेंसी में ATLS प्रोटोकॉल देखा। अब हम देखते हैं केयर ऑफ द बर्न पेशेंट स्पेसिफिकली। सबसे पहले क्या करेंगे, कूल द बर्न वूंड, बर्न वूंड को कूल करें। उसके बाद उसको एनाल्जीसिया दें। एनाल्जीसिया की देना कि सीवियर पेन में होगा वो। उसके बाद जो कूलिंग है वो 10 मिनट के मिनिमम जो है ना 10 मिनट के लिए की जानी चाहिए। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है कि 10 to 20 मिनट जो है ना वो कूलिंग करनी चाहिए। और कूलिंग के लिए जो टेम्परेचर यूज करना है अपने वाटर का वो कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ज्यादा कोल्ड वाटर नहीं यूज करना, क्यों, इट काजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन, उसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन जो है ना वो इफेक्ट हो जाएगी। और कोल्ड वाटर की वजह से जो है ना वो हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, और क्यूटेनियस वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये वाइवा में आपसे पूछते हैं कि आप कोल्ड वाटर क्यों नहीं यूज करेंगे।
आपने बताना सर इट लीड्स टू हाइपोथर्मिया और इट कॉजेज क्यूटेनियस वेसोकंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट आ गया कि अगर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है। अब पीछे हमने बर्न्स की डिफरेंट टाइप डिस्कस की कि अगर हमारे पास सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट जो है ना वो एंटी माइक्रोबियल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे विदाउट ड्रेसिंग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल स्किन डैमेज हुई है तो जस्ट आप एंटी माइक्रोबियल का कवर दे देंगे, कोई ट्यूब दे देंगे और विदाउट ड्रेसिंग जो है ना वो हील हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री बर्न हो रहे हैं जिसके अंदर स्कार फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं स्कारोटमी। ये क्या करते हैं कि वो जो स्कार बना होता है उसके अंदर कट लगाते हैं और जो स्किन लेयर्स होती हैं उनको लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं और सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया इन सबको कट कर देते हैं ताकि वो जो स्कार है वो रिलीज हो जाए और कॉन्ट्रेक्चर ना बने। ये स्कारेक्टमी है क्या करते हैं कि जो कोagulative नेक्रोटिव स्किन होती है ना वो उसको जो है ना कट लगा देते हैं लॉन्गिट्यूडनली। क्यों लॉन्गिट्यूडनली कट लगाते हैं, ताकि जो उसकी वेस्कुलर सप्लाई है वो जो है ना वो बहाल हो जाए और जो टिश्यू की नेक्रोसिस है वो कम हो। और जब टिश्यू नेक्रोसिस होती है तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारी जो लेग है, आपको पता है कि लेग के अंदर थ्री कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे पास, इंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लेग के अंदर। तो अब उन कंपार्टमेंट्स के अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो उधर से जो ब्लड सप्लाई जो नर्व सप्लाई जा रही होती है तो वो कंप्रोमाइज हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेस होती है तो एज ए रिजल्ट कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम को भी प्रिवेंट करता है ये इश्कारोटमी। उसमें हम क्या करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल कट लगा देंगे तो जो प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो अब तक हमने देख लिया कि बर्न की कॉम्प्लिकेशन में एक तो हमने अभी देखी क्या कि बर्न की कॉम्प्लिकेशन क्या थी हमारे पास, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते थे, पीछे हमने डिस्कस किया। और एक कॉम्प्लिकेशन और हमने अभी देख ली क्या, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। अब जो ड्रेसिंग है ना, अब उसके दो मेथड्स हैं। एक ये है कि आप कोई भी ड्रेसिंग ना करें, जख्म को जो है ना वो खुला छोड़ दें और एंटी माइक्रोबियल जो है ना वो 2 to 3 टाइम्स जो है ना वो अप्लाई करें। अब ये कहाँ पे हम करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे आप जो है ना वो ड्रेसिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के फेस पे, हेड पे या चिक्स पे जो है ना उसके बर्न है तो उसको आप ड्रेसिंग नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करेंगे हम, एक्सपोजर मेथड यूज करेंगे। एक्सपोजर मेथड का क्या डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें पेन ज्यादा होती है और हीट लॉस होता रहता है और इंक्रीज रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि जख्म खुला है। अब दूसरा क्या होता है, क्लोज मेथड। क्लोज मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट अप्लाई करते हैं फिर उसके बाद जो है ना वो ड्रेसिंग अप्लाई कर देते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, जब ड्रेसिंग अप्लाई कर दी तो एज ए रिजल्ट कंटेमिनेशन नहीं होगी, हीट लॉस नहीं होगा, पेन भी कम होगी। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर उस ड्रेसिंग को आप चेंज नहीं करेंगे डेली तो उधर जो है ना वो डिफरेंट बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और सेप्सिस का चांस इंक्रीज हो जाएगा, सेप्सिस होने के चांसेस। अब कौन कौन सी टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल आप यूज करते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्लाइड। बहुत एमसीक्यूज आते हैं जैसे, अगर तो आप सुडोमोनास और मत्ता के अगेंस्ट सिल्फर सल्फा डायाजीन 1% सिल्फर सल्फा डायाजीन यूज करते हैं। इसी तरह अगर जो सुडोमोनास की कोलोनाइजेशन है उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट 0.5% यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो होती है ना, अगर मेफिनाइड एसीटेट 5%, ये मोस्टली यूएसए में यूज हो रहा है। और जब ये यूज करते हैं ना मेफिनाइड एसीटेट, उसकी वजह से सवेयर पेन होती है और इट लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दिस इज एमसीक्यू पॉइंट। सिनेरियो में उन्होंने दिया होगा, एक पेशेंट था उसको जो है ना मेफिनाइड एसीटेट की ट्यूब डॉक्टर ने राइट करके दे दी। अब वो आपके पास इमरजेंसी के अंदर प्रेजेंट किया है और आपने जो है ना उसकी एबीजीज करवाई है, एट्रियल ब्लड गैसेस करवाई हैं। तो एट्रियल ब्लड गैसेस पे आपको क्या चेंजेस मिलेंगे, तो एट्रियल ब्लड गैसेस पे आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा ड्यू टू मेफिनिनाइड एसीटेट। अब ड्रेसिंग मटेरियल हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं, एल्गिनेट का हो सकता है, फोम हो सकता है, हाइड्रोकोलाइड हो सकता है। तो जस्ट आपको पता होना चाहिए इनके नेम, बाकी डिटेल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये थे हमारे पास जो
ड्यू टू हीट फ्लेम बर्न हो रहे थे, हमने जो अब तक डिस्कस किए। फॉर एग्जाम्पल केमिकल बर्न भी हो सकते हैं। केमिकल बर्न आपको पता है कि एसिड और अल्कलाई से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था, उसके जो है ना वो स्किन के ऊपर एसिड गिर गया, तो ड्यू टू एसिड भी हमारे पास बर्न होता है। उस बर्न को हम क्या कहते हैं? केमिकल बर्न कहते हैं। तो केमिकल बर्न की क्या ट्रीटमेंट है कि जहां पे वो केमिकल गिरा है उधर ओपियस इरिगेशन करें। ओपियस इरिगेशन का क्या मतलब होता है कि उधर पानी जो है ना वो बहाएं आप और वो पानी नीचे गिरे। और ये आपने मिनिमम 20 मिनट्स के लिए जो है ना उस जगह को इरिगेट करना है वाटर के साथ। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई फिनोल वगैरह गिरा है तो वो जो है ना वो डीपर टिश्यूज के अंदर चला जाता है। तो उसके लिए आपको क्या है कि हॉस्पिटल जाना चाहिए और जो है ना एबीजी वगैरह करवाएं, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट तो नहीं हो रही। इसी तरह जो बंदे के क्लोथ हैं, ज्वेलरी है, उसको आप रिमूव करें क्योंकि उन पे भी एसिड के स्टेन्स हो सकते हैं। और डोंट ट्राई टू न्यूट्रलाइज द एसिड बर्न। एसिड बर्न को कभी भी आपने न्यूट्रलाइज करने की ट्राई नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अल्कली डालेंगे, अल्कली जो है ना वो ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू एसिड। अल्कली ज्यादा स्किन डैमेज करती है। तो कभी भी आपने, अगर किसी बंदे को एसिड का बर्न हुआ है, तो उसके ऊपर अल्कली नहीं डालनी। कभी भी आपने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ वाटर से आपने जो है ना आपने वॉश करना है उसको। तो ये हमारे पास था केमिकल बर्न की मैनेजमेंट। ये भी एचसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अभी तक आया नहीं है कभी एचसीक्यू, लेकिन आ सकता है क्या? कि अगर किसी बंदे को इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई है। अब इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है वो दो टाइप का होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। एक होता है हमारे पास डीसी करंट, जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम कहते हैं एसी। अब जो हमारे घरों में पंखे लाइट्स चल रही होती हैं वो एसी करंट होता है। और जो हमारी बैटरीज होती हैं यूपीएस के साथ लगी, उनके अंदर डीसी करंट होता है। जो डीसी करंट होता है वो लो टेंशन करंट होता है, तो वो इतनी ज्यादा इंजरी काज नहीं करवाता। ये जस्ट जो है ना वो फिंगर और टोस पे जो है ना वो स्मॉल बर्न करवाता है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो हमारे घरों के अंदर मोस्टली आ रहा होता है सॉकेट्स के अंदर, वो जो होता है ना वो एसी करंट होता है। और वो ज्यादा खतरनाक होता है और उसका झटका भी जो है ना वो सवेयर लगता है। तो वो हमारे पास क्या कराता है? मसल के अंदर टेक्निक काज करवा देता है। और पेशेंट जब तक डिटैच नहीं होता डिवाइस से, तो उसकी जो है ना वो डेथ भी हो सकती है। और जो एसी करंट है इसमें डेथ किस तरह होती है कि इट काजेज एरिथमिया। तो ये जो हार्ट के जो हमारा पेस मेकर है एसए नोड, उसको जाके पकड़ता है और एसए नोड से जो है ना एबनॉर्मल रिदम जनरेट होता है। जब एसए नोड से एबनॉर्मल रिदम जनरेट होता है तो एरिथमियाज होते हैं। तो एरिथमियाज कैन लीड टू डेथ। तो इसीलिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजरी का पेशेंट हो तो उसके अंदर फौरन से आप जो है ना वो ईसीजी करवाते हैं। तो दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है कि कोल्ड इंजरीज हो सकती हैं। अब वो होता है कि अगर हमारे पास सवेयर कोल्ड इंजरीज हो तो उसको हम कहते हैं फ्रोस्ट बाइट। तो ये कोल्ड इंजरीज को जस्ट आप रीड कर लीजिएगा, नो टू मच इंपॉर्टेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्न। जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्न है ना उनको हमने दो में डिवाइड कर लिया, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो कि शॉर्ट टर्म होंगी और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? फ्लूइड लॉस हो सकता है। जब फ्लूइड लॉस होगा इट लीड्स टू हाइपोवोलेमिक शॉक। सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, रीनल परफ्यूजन कम होगी, इट लीड्स टू एपीआई रीनल फेलियर। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये सारी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन या लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? कि जहाँ पे बर्न हुआ आपने देखा होगा स्कार बन जाता है, स्कारिंग हो सकती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन सकता है, मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। मेल एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है? ड्यू टू कर्लिंग अल्सर। ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। इसी तरह कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है? लेट कॉम्प्लिकेशन है बर्न की। यहां तक मुझे बताएं आपको सारी चीजें क्लियर हैं रिगार्डिंग बर्न? एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? काइंडली सारे चैट बॉक्स में बताएं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पास्ट क्वेश्चन। तो पास्ट क्वेश्चन देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हाउ वुड यू क्लासिफाई बर्न ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ बर्न वुंड? तो ये मैंने आपको करवा दिया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री,
फिर सेकंड डिग्री में आगे सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस और डीप पार्शियल थिकनेस, फिर थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। तो आप इसको लिखें कि वी क्लासीफाई द बर्न इनटू फॉलोइंग। सबसे लिखें नंबर वन पे आप फर्स्ट डिग्री की हेडिंग दें, उसमें बता देंगे सिर्फ एपिडर्मल जाती है। फिर सेकंड डिग्री की हेडिंग दें, उसमें फिर आगे दो टाइप उसकी लिखें, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस। उसमें बताएं कि उसमें जो है ना सिर्फ पेपिलरी डरमेस जाती है, उसमें रेटिकुलर डरमेस जाती है। इसी तरह थर्ड डिग्री लिखें, फोर्थ डिग्री लिखें। नेक्स्ट आ गया, a female patient of weight 70 kg had burns on both upper arm। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि अपर आर्म और फ्रंट ऑफ चेस्ट। तो रूल ऑफ नाउन 9 आपने यूज करना है और बर्न का जो एरिया ना वो कैलकुलेट करना है। और हाउ विल यू असेस द डेप्थ ऑफ वुंड। तो डेप्थ ऑफ वुंड को किस तरह असेस करते हैं ये मैंने आपको स्टार्ट में डिस्कस करवा दिया कि आप हिस्ट्री लेंगे, उसकी सेंसेशन देखेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा सुपरफिशियल है या डीप है। तो वेलेस रूल ऑफ 9 से हम जो है ना इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका 18% हमारे पास आएगा। इसी तरह असेसमेंट ऑफ बर्न मैंने आपको बता दिया कि हम हिस्ट्री पे जो है ना और सुपरफिशियल बर्न और फुल थिकनेस बर्न को देख सकते हैं किस तरह सेंसेशन की बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि a 30 years old victim of fire accident has been brought to hospital। His burn comprises whole of front side of chest। देखें पूरी फ्रंट साइड ऑफ चेस्ट है तो कितना हो जाएगा 9%। एब्डोमेन फ्रंट का 9%, पेरिनियम 1%। और देखें अब जो अपर आर्म है, बोथ अपर आर्म्स का 50% इन्वॉल्व है। तो हम सिर्फ अपर आर्म का कितना लेंगे 9 लेंगे, क्योंकि दोनों अपर आर्म्स हैं और 50% इन्वॉल्व है। अगर दोनों अपर आर्म फुली इन्वॉल्व होती तो उसको हम कितना लेते 18 लेते। हम आधी इन्वॉल्व है यानी कि 50%, तो 18 का 50% होगा 9। और इसी तरह जो 5% जो है ना वो पैचेज हैं उसकी बॉडी पे, उसने खुद ही बता दिया कि 5% जो है ना वो पैचेज का है, तो वो हम वैसे ही ऐड कर लेंगे। 18 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 इट मेक्स 33%। अब 33% है। फिर नीचे उन्होंने पूछा है कि फोर रीजन बताएं कि हॉस्पिटल एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। वो जो मैंने आपको बताया कि बर्न यूनिट के अंदर एडमिट करने का जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था वो पूछा हुआ है आपसे। नेक्स्ट उसने बताया कि 70 kg का फीमेल पेशेंट है, बोथ अपर आर्म फ्रंट ऑफ चेस्ट जो है ना वो उसकी इफेक्ट है। और फ्लूइड रिक्वायरमेंट पूछी हुई है। फ्लूइड रिक्वायरमेंट अगर हम पार्कलैंड फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, टोटल परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया। उसको कैलकुलेट करने के लिए उसने चीजें हमें बता दी हैं। दोनों अपर आर्म इन्वॉल्व हैं तो उसका कितना ही होगा हमारे पास 18। और फ्रंट ऑफ चेस्ट इन्वॉल्व है तो उसका 9। तो टोटल कितना हो जाएगा 27%। अब वेट उसने हमें दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे 4 ml मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपके पास कितना आ गया 7560 ml टोटल आ गया। अब 7560 को आप 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3780। अब जो 3780 है ये फर्स्ट 8 आवर्स में दे देंगे और जो बाकी 3780 है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में दे देंगे। तो इस तरह जो है ना वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आ 10 years old boy seen in emergency room with high tension burns of right arm about an hour ago. His arm is blue up to forearm and radial pulse is not palpable। तो नीचे उसने क्या पूछा है आपसे, उसकी इनिशियल मैनेजमेंट पूछी है। इनिशियल मैनेजमेंट मैंने आपको करवा दी कि उसकी क्लोथ्स रिमूव करें, जो है ना वाटर से धोएं और टेटनस टोक्साइड दें, एंटीबायोटिक्स दें। व्हाट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर फुल थिकनेस बर्न। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमने देखा कि एस्केरोटमी करें, उसके अलावा फुल थिकनेस एक्सीजन भी कर सकते हैं और स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है फुल थिकनेस बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि a young man of 35 years old was trapped in a house with caught fire। This man was brought to surgical department within hour of incident। He had burn of face, front of chest, trunk, and right upper limb।
तो इमीडिएट स्टेप्स क्या आपने बताने हैं? इमीडिएट स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए थे क्या थे? ATLS प्रोटोकॉल जो है ना वो फॉलो करेंगे हम। जस्ट नेम लिखने हैं इन प्रोसीजर्स के, डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो एस्कर्टनी है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देते हैं, ये एमसीक्यू में आता है, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम को भी ये प्रिवेंट करती है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैंने पूछा है कि अगर उसने इनहेलेशनल बर्न हो गया है, यानी कि उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर भी जो है ना वो फ्यूम्स चले गए हैं, तो उसको आप किस तरह मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो आप उसकी जो है ना वो एंडोट्रेकियल ट्यूब से इंटुबेशन करें, एयरवे को जो है ना वो सिक्योर करें। एंडोट्रेकियल ट्यूब से इंटुबेशन करें, अगर वो नहीं हो रही तो क्रिकोथेरेडक्टमी करें। तो ये हो गया। उसके बाद कॉन्टिन्यूस नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजन दें, फिजियोथेरेपी करें, और उसका रेस्पिरेटरी रेट देखें और ABGs को मॉनिटर करते रहें। तो इस तरह इनहेलेशनल बर्न को जो है ना वो मैनेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एक्यूट एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्न, ये हमने कर लिया। एंड लिस्ट 3 लेट कॉम्प्लिकेशंस। लेट कॉम्प्लिकेशंस आर आल्सो नोन एज क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस, ये भी हमने कर लिया। तो नेक्स्ट भी उसने व्हाट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्न, ये भी बर्न की कॉम्प्लिकेशंस पूछी हैं। तो इस तरह पास में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये हमारे पास बर्न का टॉपिक था। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक SEQ नम्स में इधर से आता है, और 5 एक SEQ आता है बर्न में से, और 5 MCQs आते हैं। तो दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक मुझे बताएं, आपको सारी चीजें क्लियर है? साइनी सारे रिस्पॉन्ड करें, एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? चलें। अब आपने करना ही है कि जिन स्टूडेंट्स ने आज का लेक्चर लिया है, काइंडली मुझे ना एक टेक्स्ट फॉर्म में आपने फीडबैक मैसेज लिख के भेजना है कि आज का लेक्चर किस तरह लगा आपको, कौन सी चीज़ इम्प्रूव करें हम मजीद, और किस तरह लेक्चर। तो ओवरऑल आपने जो है ना लाजमी अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना इंशाल्लाह, वो टॉपिक जो है ना वो मैं ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह, जो हमारा सर्जरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है सेशन उस ग्रुप में। और आप में से भी जो स्टूडेंट्स ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर लें इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना हमारा कल होगा 10 PM जूम पे। तो सब स्टूडेंट्स जिन्होंने आज लेक्चर लिया है वो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।